जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणी क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम एमडी एडवांस का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं जो आपने अभी दिया है। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें, पेपर लेवल ठीक था, मतलब जी एडवांस लेवल जैसे ही आप उसको बोल सकते हैं। तो आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में कुछ ऐसा बोला गया, ए होलोस्फीयर ऑफ रेडियस गिवन है इज फिल्ड विथ 3 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे एक ऐसे होलोस्फीयर बना दिया, इसमें 3 kg आपके पास में वाटर है। इसकी रेडियस गिवन है आपको, दैट इज 0.1 मीटर, 6.1 मीटर। इज फिक्स्ड ऑन माउंट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। यहाँ पे इसको सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर रख दिया, ऐसे बना दिया सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक। और इसकी जो यहाँ से ये हाइट है, ये बोल रहे हैं h इज इक्वल टू 4r, इतनी हाइट है आपके पास में। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द वाटर इज कंप्लीटली ड्रॉप्स बाय, यहाँ से लीक होना शुरू हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देख रहे थे तो पूरा मास यहाँ पे था आपके पास में, तो इसको आप रेफरेंस, इसको रेफरेंस लाइन मान लीजिए, इसको रेफरेंस लाइन मान लिया। तो इनिशियल अगर आप पोटेंशियल ये देख रहे हैं, तो मुझे पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप देखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रेफरेंस साइन है, तो इनिशियल कितना हो गया m g, और h कितना आ गया आपके पास में 4r, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर मान सकते हैं। जब ये लिक्विड यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा तो कंप्यूटर यहाँ पे भर जाएगा, तो हम ये चेक कर रहे थे कितनी हाइट तक भरेगा। मान लीजिए कि स्मॉल h हाइट तक भरेगा, तो ये कैसे चेक करेंगे, ये h की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने बोला इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। तो ऊपर जो आपके पास में स्फीयर है उसका वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर, और h पाई ने इसको मार दिया, r स्क्वायर यहाँ पे साफ हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 4r/3। तो ये आपके पास में हाइट आ गई। तो इसकी पोटेंशियल क्या लिख लीजिए, इज m g, और h की जगह कितना आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे देख लें, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा h/2 पे, तो h/2 पे तो कितना बन जाएगा, दिस बिकम 2r/3, ऐसा बन गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा u, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख दिया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल कितना आ गया 12gr, और फाइनल कितना आ गया आपके पास में, दिस बिकम 2gr। टोटल कितना आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज 10gr। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, 10 आर की जगह कितना गया 0.1, तो आंसर बन गया आपका 10 जूल। क्लियर, ठीक है। ये सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था इसके अंदर। फिर बच्चों अगर आप सेकंड सवाल को देखें, सेकंड सवाल चर्चा करें तो क्या बोला गया, वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ d एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इस फिक्स ऑन द रिजिड बोर्ड अदर एंड, वो डायग्राम आपको सब दिखा दिया, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये कुल मिला के पूछ रहा है कि कुछ ऐसा डायग्राम है आपके पास में यहाँ पे, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग था आपके पास में, ठीक, और इसके अंदर ऐसे बीट थी। ये वाला एंगल कितना हुआ आपके पास 37 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में कुछ d। तो आपसे क्या बोला गया कि जब ये जो बीड है यहाँ पे आ जाता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये पूछना चाह रहा है ना। वेलोसिटी कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उससे कुछ कंपेयर करवाना चाह रहा है। हम देख लेते हैं, देखिए। तो अगर ये यहाँ से, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, d इसकी नेचुरल लेंथ है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं वर्क एंड थर्ड, मैं बोलूँ वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो ये अगर आपके पास में d हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में, जिसको कुछ y मान लीजिए ना, तो आप क्या लिखेंगे, y डिवाइड बाई d इज इक्वल टू 1037, और बच्चों 1037 आपके पास में आएगा 3/4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 3d/4, y इज इक्वल टू 3d/4, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करें तो ये कितना आएगा, दिस इज बिकम, ये l बोल देता हूँ, दिस इज बिकम d/cos 37। तो l की वैल्यू बन गई d, cos 37 की वैल्यू कितनी थी 3/5, दिस इज बिकम cos 37 इज 4/5, सॉरी 4/5, ऐसा बन गया। तो ये बन गया 5d/4। 37 का ट्रायंगल ये रहता है ना आपके पास में, ये 3 रहता है, ये 4 रहता है, ये 5 रहता है। अब हम बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्स चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना आएगा, इसमें कुछ मास वास गिवन है क्या आपको, रिंग का मास कुछ m गिवन है, यहाँ पे जो रिंग है इसका मास कितना है m, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, दैट इज m g, और h कितना है 3d/4, ठीक। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के x इनिशियल माइनस x फाइनल का स्क्वायर। तो x इनिशियल कितना है, तो
तो ये L है, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ आ जाएगा आपके पास में d/4। अगर आप यहाँ पे चेंज इन लेंथ देखें डेल्टा x, तो वो कितना आएगा, नेचुरल ये वाली लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, तो कितना बन गया वो d/4। तो आप करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम d² डिवाइड बाय 16। इनिशियल तो 0 है बिकॉज यहाँ पे आ गया तो नेचुरल लेंथ के ऊपर आ गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग पता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल 0 थी, फाइनल कितनी बन गई, हाफ mv²। ऐसा एक्सप्रेशन बच्चों आपके पास आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, और ये जो टर्म लिखा है इसके रिजल्ट्स में, मतलब इसके एक्सप्रेशन में लेके आते हैं इसको। तो हमने क्या किया, ये d का कुछ कर दें, यहाँ पे पहले 2 कर देते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या बनती है 3/2 GD को डिवाइड कर दिया ना यहाँ पे, प्लस दिस इज बिकम k d² डिवाइड बाय 16m, इसका अंडर रूट हो गया आपके पास में वेलोसिटी। अब इसने बोला कि d को बाहर निकाल दो, d को बाहर निकाला तो यहाँ पे d आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे हट जाएगा, इसकी वजह से नीचे यहाँ पे d आ जाएगा, और ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसने बोला इसका नाम x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, 16 आ गई, तो 4 × 16 डिवाइड बाय 5, इसकी वैल्यू ही पूछ रहा है। ऐसे ही है ना आपके पास में, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास में, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बन गया आपके पास, दिस इज 12.80, तो ये आपके पास में आंसर हो गया। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, तो यहाँ पे आंसर आपके पास अप टू 2 डेसिमल आ सकते हैं। तो हमने सोल्व किया, बेसिक कैलकुलेशन की, तो हमें जवाब मिल गया। बस थर्ड प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, ए बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r is placed inside a spherical shell of mass m and in a radius 2r। तो यहाँ पे आपके पास में ऐसे एक शेल है, स्फेरिकल शेल, इसका मास है आपके पास में m और रेडियस कितनी है 2r। इसके अंदर आपने एक ऐसे शेल को रखा हुआ है, ठीक, और इसका जो मास है वो m ही है, और रेडियस आपके पास में कुछ r है। तो ये जब नीचे छोड़ेंगे तो बॉल नीचे आएगा, ऐसे करके कुछ ऑसिलेट करेगा आपके पास में। तो बोला गया कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट शेल ड्यूरिंग द प्रोसेस कितना होगा। तो आप पता है कि सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास अगर आप देख रहे थे तो यहाँ पे था, कहीं पे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे था आपके पास में, ये टोटल r है, तो r/2 दूरी पे था। अब अगर मान लीजिए फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा कि इसके बॉटम पे आ जाएगा, तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहना चाहिए, तब क्या बोलेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास में, ठीक। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर कितना मूव किया हुआ, तो इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पे जब होगा तो इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, मतलब जो ये रिंग होगा, जो स्फीयर होगा, वो इस तरफ मूव कर गया होगा, कितना r/2 मूव कर गया होगा। तो r/2 मूव कर गया होगा आपके पास में, तो इससे बोला r/x है, तो x की जगह कितना आ जाएगा r/2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। आपसे पूछा गया 25/x की वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब हो जाएगा 12.5। आसान सवाल है। फिर बच्चों अगर आप फोर्थ प्रॉब्लम में चले तो क्या बोला गया, इस वेसल कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी गिवन है, दोनों की अलग अलग। ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब एंड डेंसिटी, दिस इज टाइड एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड अदर बिकम, सब डायग्राम वगैरह सब गिवन है। तब देखिए ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक को रखा हुआ है ऐसे, ठीक, इतना पोर्शन एक के अंदर है और इतना पोर्शन दूसरे वाले के अंदर है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, एक की डेंसिटी है 1000, तो ये वाला तो होगा 1500, बिकॉज जो डेंस होगा वो नीचे होगा ना, तो ये नीचे वाला आ गया आपके पास में, और ऊपर वाला हो गया 1000 kg/m³। दिस इज 1000 kg/m³। इसका वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो आपके पास में है वो है 1/1000 m³, और अगर डेंसिटी की बात करें तो 800 kg/m³। यहाँ पे जो इसके अंदर वॉल्यूम है वो है 2/5v, इसके अंदर टोटल वॉल्यूम का, और इसके अंदर जो आपके पास में है दैट इज 3/5। अब टेंशन पूछा रहा, कुछ नहीं करना यार, हमें वेट और वो सब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख देते हैं। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, पर g इफेक्टिव कितना हो गया यहाँ पे
ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, कितने जा रहा है g/2, तो g इफेक्टिव कितना है 3g/2। ठीक, अब हम सोल्व कर लेते हैं फटाफट। तो mg की वैल्यू कितनी आ गई, एक mg लिखा नीचे की तरफ, एक टेंशन आ गया, और ऊपर की तरफ क्या आ गया आपके पास से बाइंड फोर्स, इसको बराबर करना है। ठीक है, mg की वैल्यू कैसे लिखें, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक को कुछ v मान लीजिए, इसकी डेंसिटी गिवन है 800, तो ये मास हो गया, मल्टीप्लाई जी इफेक्टिव आ गया 3g/2, जी की वजह हम जी इफेक्टिव पुट कर रहे हैं, प्लस टेंशन आ गया। बाइंड फोर्स की वैल्यू देखेंगे तो इसमें 2/5 v है, इसकी डेंसिटी कितनी आ गई 1500 मल्टीप्लाई जी इफेक्टिव का जरिए 3g/2, प्लस ऊपर वाले में कितना आ गया 3v/5, इसकी डेंसिटी कितनी 1000 मल्टीप्लाई 3g/2, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये v की जगह तो आ जाएगा 1/1000 है ना, v की जगह 1/1000 आएगा आपके पास में, तो v की जगह 1/1000 बहुत, ये पूरा उड़ गया आपके पास में, तो यहाँ पे तो बन गया 12 प्लस t। ठीक है, आगे अगर अपने देखें, आगे बढ़ के यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 1/1000 हुआ, तो ये इतना पोर्शन साफ हो गया आपके पास में, यहाँ पे आ गया, तो ये कितना बन गया 9 बन गया। प्लस इसमें अगर आप चेक करेंगे तो v की वैल्यू 1/1000, तो ये 3 जीरो इससे साफ हो गया आपके पास में, तो यहाँ पे कितना बन गया, ये पूरा यहाँ पे साफ हो गया, तो यहाँ बन गया 9। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, t की वैल्यू आ गई 6, तो टेंशन आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अभी हम फिफ्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या बोला गया, ए रिंग शेप ट्यूब कंटेन्स 2 आइडियल गैसेस विद इक्वल मासेस एंड एटॉमिक मास आपको गिवन है, एक का 32 है, एक का 28 है, दो पार्टीशन सबमिट किया गया, ऐसा कोई डायग्राम है आपके पास में। एक पार्टीशन कुछ यहाँ पे आपके पास और एक पार्टीशन कुछ यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, और ये जो एंगल है आपके पास में, इस एंगल का नाम कितना अल्फा है। तो इसका जो मास है ये कुछ m1 है, ये वाला मास कुछ m2 है। अब देखिए दो चीजें, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, सवाल बोलते हैं कि ये कंडक्टिंग है आपके पास में। तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगा, थोड़ा देखते हैं। मैंने बोला PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो टेम्परेचर सेम है आपके पास में, तो आप क्या बोलेंगे V/N सेम होना चाहिए, तो V1 N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई N2। तो वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो इसका रेशो आ जाएगा वॉल्यूम का, नहीं तो एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ये जो आर्क लेंथ आपके पास में आएगी, ये आर्क लेंथ, ये थीटा के मतलब अल्फा की प्रोपोर्शन आएगा, वॉल्यूम आपके पास में, वॉल्यूम जो होगा अल्फा की प्रोपोर्शन आएगा, तो आप वॉल्यूम V1 अल्फा मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट कुछ भी आए डिवाइड बाय N1 को क्या लिखेंगे, मास सेम है आपके पास में, तो मोल हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ मोल होंगे, मास वो सेम है, ऊपर मोलर मास चला जाएगा, तो ये आपके पास में m1 आ गया, m1 कितना है 32। ठीक, ये वाला एंगल अल्फा नहीं होगा, ये होगा 2π माइनस अल्फा, इस तरफ की बात हो रही है। इस इक्वल टू यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे अल्फा, और इसका मास कितना है 28। ठीक, तो अब देखते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करके कितना बन गया 16π माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू 7 अल्फा, तो कितना हो गया टोटल 15 अल्फा इज इक्वल टू 16π, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 16π डिवाइड बाई 15, ऐसा बन गया अल्फा। तो डिग्री के अंदर पूछ रहे हैं ना, डिग्री पूछे इसको 180 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 180, कितना बन गया ये ऐसा कुछ एंगल आपके पास में बन रहा है। ये आ गया बच्चों 192 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, अल्फा डिवाइडेड 5 पूछा है, अगर आप अल्फा डिवाइडेड 5 करेंगे तो कितना है 38.5। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चा, ऐसे अब आपको जेई में भी सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें आंसर आपके पास में इंटीजर नहीं रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और अप टू 2 फ्रैक्शंस रहेंगे, अप टू 2 डेसिमल्स। फिर अगर आप 6th प्रॉब्लम की बात करें तो 6th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस ओबे द लॉ PV टू द पावर x कांस्टेंट, x इज द वैल्यू for which it has 0 molar specific heat at normal temperature। PV टू द पावर x आपके पास में बोल दिया इसमें कांस्टेंट है। ठीक,
और आपसे बोला कि मोलर हीट कैपेसिटी कितनी, तो मैंने पढ़ा था कि सी का फॉर्मूला होता है CV डिवाइड बाय आर डिवाइडेड 1 माइनस गामा लिख दीजिए या फिर एक्स लिख दीजिए, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। ठीक, तो ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए आपके पास में। अगर ये वाली वैल्यू जीरो होगी तो आप इसको बोल देंगे दैट इज आर डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू CV, और CV की वैल्यू कितनी है सवाल में 2.5 आर। तो इसने इसको मार दिया, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू 2.5x माइनस 2.5, तो 1 कितना आ गया 3.5, तो x के लिए कितनी आ गई 7/5, ऐसी वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा गया 12x कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 7/5 कितना बन गया देखेंगे। ये बन जाएगा ना, तो 16.80 आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल सिंपल थे, जितने भी सवाल अभी तक हमने किए सबके सब डायरेक्ट बेसिक सवाल थे। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर थे तो आप इन सब सवालों को कर सकते थे। बच्चों अभी हम 7th प्रॉब्लम देख रहे हैं। 7th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, डेंसिटी ऑफ वुड एंड बेंजीन कितनी कितनी वो गिवन है। तो डेंसिटी ऑफ वुड लिखते हैं, कितना आएगा आपके पास में 880 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वुड आ गया। और डेंसिटी ऑफ बेंजीन अगर आप देखेंगे तो वो है आपके पास में 900 kg पर मीटर क्यूब। कब है ये, एट 0 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है, इसका जो गामा है वो है दैट इज 1.2 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, और इसका जो गामा है दैट इज 1.5 10⁻³ पर डिग्री इनवर्स। द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच द वुड जस्ट सिंक इन द बेंजीन। तो आपको पता है कि यार अगर जस्ट सिंक करना है मतलब mg और बाइंड फोर्स दोनों बराबर हो जाता है। mg हो गया v रो ऑफ वुड मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू v रो ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई g, यही आएगा। मतलब mg और fb को हम बराबर कर रहे हैं तभी जस्ट सिंक हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा होगा टेम्परेचर के साथ, पर वो हर एक टाइम पे दोनों का सेम होगा। जितना वॉल्यूम वुड का होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस आएगा। जी सेम का सेम है तो डेंसिटी दोनों की सेम हो जानी चाहिए। अब डेंसिटी का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं आपको याद है, तो हम लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मास है, ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बनता है वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो रो का क्या बनता है, इज रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिखना पड़ेगा इसको, तभी तो सेम रहेगा आपके पास में। तो टेम्परेचर पे जो रो का फर्क पड़ता है, ये रो बन जाएगा रो इनिशियल मल्टीप्लाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू रो ऑफ बेंजीन एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये उसका गामा आ गया, इसका गामा आ गया, ठीक है। ये ठीक है, ये उसका हो गया, इसका। अब हमें पता है कि अगर ये वाली टर्म अल्फा बहुत छोटा है आपके पास में, अल्फा की वैल्यू 10⁻³ के ऑर्डर की है, तो आप इसको बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा के लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी दिस इज बिकम 1 माइनस गामा कितना है इसका देख लेते हैं। ये वुड के लिख दिया 880, गामा की वैल्यू 1.2 10⁻³ और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी लिख दिया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इज इक्वल टू इसका हो गया 900 1 माइनस 1.5 10⁻³ और मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया आपके पास। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको सोल्व करना है, सोल्व करके टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा देखते हैं सोल्व करके। इस जीरो ने इसको मार दिया और आप इसको लिख लीजिए, दिस इज बिकम 88 माइनस दिस इज बिकम 88 मल्टीप्लाई 1.2 10⁻³ डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया 90 माइनस 90 मल्टीप्लाई 1.5 10⁻³ डेल्टा टी, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। आप सोल्व कर यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, इधर बन जाए, ये इधर चला जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे साफ हो गया, तो ये बन गया 135 मल्टीप्लाई 10⁻³ डेल्टा टी, ये एक्सप्रेशन बन गया। उधर ले गए हैं माइनस, ये बन गया 88 मल्टीप्लाई 1.2 10⁻³ डेल्टा टी और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपके पास में 2। अच्छा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे डेल्टा टी की वैल्यू, तो डेल्टा टी इधर बन गया 135 और ये सोल्व करेंगे बन जाएगा 105.6
इज इक्वल टू 2000, ये उधर लेके चलेगी। तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 2000 डिवाइड बाई 29 ये 1 मिनट में, हाँ ये 29.4 बन जाएगा आपके पास में। ठीक, ये आपके पास जवाब हो जाएगा। इसको जब पूरा सोल्व करना था आपका जवाब आएगा 0.0, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है ना आपको, क्या मल्टीप्लाई करना था, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई डेल्टा टी करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक, मतलब हम 8th प्रॉब्लम में चलते हैं। 8th प्रॉब्लम में बोला गया है हाई स्पीड जेट स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन शोन इन द फिगर। एस कर्व आपको गिवन है, तो आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी पूछा है व्हेन इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 40 मीटर। ओके, तो अगर आप देखें आपको a वर्सेस s का कर्व गिवन है, यहाँ पे a है और यहाँ पे s है, तो मुझे क्या एक्सप्रेशन पता है, मुझे पता है a होता है a इज इक्वल टू v dv बाई ds होता है। तो अगर आप a ds को निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये a ds एरिया अंडर द as कर्व आ गया, किसके बराबर आएगा, v स्क्वायर बाई 2 के। तो एरिया अंडर द कर्व कितना है, एरिया अंडर द कर्व बन गया 1/2 बेस और मल्टीप्लाई ये, तो दिस इज बिकम 1000। ठीक, ये इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2। तो हमने v स्क्वायर बाई 2 कर दिया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इट इज √2000। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिए √2000 को, ये वैल्यू कितनी 44.60 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, फिर हम 9th प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टर का सवाल है। तब बोला गया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास में 30 डिग्री था और यहाँ पे ऐसे पार्टिकुलर प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री पे, तो यहाँ बन जाएगा u cos 30। तो u cos 30 कितना है 15√3 cos 30 हो गया √3/2 और ये बन गया sin 30 दैट इज 15√3/2। ये वेलोसिटीज बन गई। तो इसको आप क्या लिखेंगे, दिस इज बिकम 45/2, दिस इज बिकम 45/2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। बोलेगा 1.5 सेकंड के बाद में क्या होगा, वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितने वो पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे 1.5 सेकंड के बाद में एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, vx अगर आप देखेंगे जैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80, u माइनस इस तरफ आ गया g sin 30 दैट इज g √3, यहाँ पे बन गया g √3/2। तो यहाँ पे 1.5 में बिकम 3/2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू बन गई आपके पास है 5, तो ये बन गया 15/2, 15 दैट 30/2, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बन गई 15 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी अगर आप बात करेंगे तो अगेन माइनस एक्सेलरेशन कितना है और टाइम कितना है आपके पास में, टाइम अगेन 3/2 ये वैल्यू है आपके पास में। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बन गया 5। ठीक, तो ये 15√3, तो ये तो 0 बन गया, v/0 हो गया। तो ये कुछ ऐसा पॉइंट पे ऐसा पाथ दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे ये अपने एक्सट्रीम पे है, मतलब इसके पैरेलल होगा इस इंक्लाइंड प्लेन के, ऐसा वेलोसिटी। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा तो एंगल अगर आप चेक करेंगे, ग्रेविटी एक्सीलरेशन किस तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है आपके पास में ऐसे। तो ये वाले एंगल की अगर आप बात करें तो कैसे निकालेंगे आप ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो पता है आपको 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है आपके पास में। अच्छा, और ये वाला एंगल 30 है, तो ये कितना 60, तो ये कितना 30, तो एंगल कितना 120 डिग्री है। हाँ है 120 डिग्री, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में एंगल, ये वाली बात गलत होगी सेकंड ऑप्शन, बिकॉज पहला सही है सेकंड में गलत होना पड़ेगा। रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन कितनी है हम देख लेते हैं। तो टाइम कितना लगा आपको, ऊपर जाने में टाइम लगा इतना, मतलब कितना 3/2 सेकंड ऊपर जाने में लगा, तो 3/2 सेकंड नीचे आने में लगेगा, टोटल 3 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। अच्छा, तो अगर आप देखिए इतने डिस्टेंस कितना चलेगा, दैट इज ut प्लस हाफ at²। u की वैल्यू कितनी है, ut प्लस हाफ at², तो माइनस हो जाएगा हाफ, ए की जगह कितना बन जाएगा 5 और टी की वजह कितना बन जाएगा 9। फिर ये कितना बन गया, दिस इज 45/3/2 माइनस 45/2, कितना बन गया ये आपके पास में, दिस इज बिकम 45 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकंड है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। क्लियर बच्चों, अभी हम 10th प्रॉब्लम देखते हैं और 10th प्रॉब्लम का यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है। आपको बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
और वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी उसको सी बोला है उसने, और प्लैंक्स कांस्टेंट एच है आपके पास में। फंडामेंटल क्वांटिटीज जी सी एंड एच। तो मास का कितना वो सब उसने पूछा। तो मुझे पता है एक तो यार जहाँ पे या तो एक तरीका जो आपको सोल्यूशन में गिवन है उससे आप कर लीजिए, एक और तरीका बताता हूँ। एनर्जी मुझे पता है एस सी वाई लैम्डा होता है, और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन मतलब आप फोर्स मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ये एनर्जी है ना आपके पास, इसलिए एनर्जी। और इसको आप यहाँ पे देखें दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। एनर्जी का ये भी एक्सप्रेशन होता है आपके पास में। तो आपको पता है फोर्स को लिख दीजिए जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को अगेन आर लिख दीजिए, तो यहाँ पे साफ हो गया। तो यहाँ से आ जाए जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा। लैम्डा की यूनिट और आर की यूनिट तो सेम है, तो ये डायमेंशन ही कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। तो जो मास की यूनिट आ रही है वो कितनी आ रही है, देखिए एच सी बाई जी का रूट। तो कितनी पावर आ गई आपके पास में, बन गया इसका आंसर दैट इज एच की पावर हाफ, सी की पावर हाफ और जी की पावर माइनस हाफ। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। लेंथ के बारे में इसने पूछ लिया, लेंथ की यूनिट बताइए। तो हम कैसे कर सकते हैं, मोमेंटम को लिख देते हैं। मोमेंटम हो गया एच बाय लैम्डा, मोमेंटम एच बाय लैम्डा होता है इज इक्वल टू एम वी होता है आपके पास में, एम मल्टीप्लाई वी। वी को क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा अगर आपने ऐसे लिख दिया तो एम क्यूट आपको पता है, यहाँ पे एम क्यूट तो सवाल में गिवन है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो ये कितना बन गया, एच की पावर हाफ, सी की पावर हाफ प्लस वन, दिस इज 3/2, सी की पावर 3/2 और जी की पावर माइनस सी, ये आ गया आपके पास में, ठीक। और इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एच बाय लैम्डा, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये ऐसा बन गया अंडर रूट एच। तो लैम्डा की जो यूनिट आ रही है वही लेंथ की यूनिट हो जाएगी, कितनी बन गई, एच की पावर 1/2, जी की पावर हाफ और सी की पावर -3/2, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बेसिक जो तरीका है वो आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको सॉल्यूशन में गिवन था। फिर बच्चों अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11। आपको बोला गया कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। एक बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री के ऊपर, किस स्पीड से, 45√2 मीटर पर सेकेंड से। द टावर ऑफ हाइट 90 मीटर इज सिचुएटेड एट ए 160 मीटर इन ए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से 160 मीटर दूरी पे एक टावर है आपके पास में, कितनी हाइट का है, 90 मीटर। अगर बताना कि हिट करेगा नहीं करेगा वो सब चीज। अब इसको यहाँ पे हिट करना है, तो इस वाले पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी कंपोनेंट तोड़ लिए, ये 45√2 था, तो ये बन जाएगा, स्पीड कितनी है इसकी 40√2, सो दिस इज 40√2 ना, 40√2, तो ये बन जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, और ये भी बन जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 160 डिवाइड बाई 40, 40 डायरेक्शन देखिए, तो 4 सेकंड में हिट करेगा, और हिट करेगा। अब देखते हैं 4 सेकंड के अंदर ये पार्टिकल की हाइट कितनी थी। तो मैंने लिखा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ, ए की जगह कितना गया 10 और टी स्क्वायर जगह कितना है 16, कितना गया एस आ गया 160 माइनस 80 मीटर पे, मतलब इस वाले पोजीशन पे 80 मीटर पे होगा पार्टिकल, तो ऑब्वियसली आपको हिट करेगा। तो बॉल विल हिट द टावर, सही बात। और कितने टाइम बाद हिट करेगा, 4 सेकंड बाद में हिट कर जाएगा। दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। बच्चों ये अभी हम 12th प्रॉब्लम को देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है। 12th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, एक रोड है आपके पास में, और इस रोड का नाम है आपके पास में AC, और एक पार्टिकल यहाँ पे हिट करता है इस वाले पॉइंट पे, कितनी दूरी पे, यहाँ से L/4 की दूरी पे। तो ये सेंटर मान लिया इसका, रोड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये इस रोड का सेंटर मान लिया ना, तो सेंटर से कितनी दूरी होगी, देखिए ये हो जाएगा L/2 माइनस L/4, तो L/2 माइनस L/4 कितना हो गया आपके पास में, बिकम L/4, ये भी L/4, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे एक पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा है 37 डिग्री पे, और इलास्टिक कोलिजन, तो आपको पता है दो इंपल्स है वो इस तरफ लेगा, अगर इंपल्स इस तरफ लेगा तो इस वजह से दो कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ, ये 37 हो गया, तो इधर हो गया v cos 37 और ऊपरी तरफ बन गया v sin 37। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हटा दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो हमने यहाँ पे नया डायग्राम बनाया और हमने सिर्फ इसी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, बिकॉज इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो मैंने बोला एक पार्टिकल आ रहा है यहाँ पे v sin 37 से, और v sin 37 हो गया 3v/5 से, और यहाँ पे आके से हिट कर रहा है L/4 की दूरी पे। तो आपसे क्या बोला गया कि क्या क्या होगा फाइनली, कितने ओमेगा से घूमेगा, वो सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि लेट अज्यूम, हम मान लेते हैं कि कोलिजन की वजह से कुछ इंपल्स J मिलता है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ J इंपल्स आपने लगा दिया। तो रोड के लिए आप इक्वेशन निकाल के G इज इक्वल टू M V
इस रोड की वेलोसिटी कुछ v मान लीजिए और ऐसे घूम कुछ ओमेगा से रहे। ये पहली इक्वेशन आई ट्रांसलेशन मोशन की। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे दैट इज j मल्टीप्लाई l/4 इज इक्वल टू i ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा। ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक। और ये मान लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी हिट होने के बाद में नीचे की तरफ आ गई कुछ v1, हिट हुआ, हिट होने के बाद नीचे की तरफ v1 आ गई। तो पार्टिकल की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दैट इज 3mv/5 माइनस j, और फाइनली इस तरफ जा रहा है दैट इज माइनस mv1। ये इक्वेशन बन गई थर्ड इक्वेशन। सही, एक इक्वेशन आपको उसकी लिखनी पड़ेगी कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, दैट इज v1 प्लस v प्लस ओमेगा l/4। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ऐसे घूम रहा है, ये वेलोसिटी है तो इस वाले पॉइंट नेट वेलोसिटी होगी v प्लस ओमेगा l/4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो कितनी थी 3v/5। ये आपके पास है फोर्थ इक्वेशन। अब जो जो पूछ रहा है वो ऑप्शन निकालते रहते हैं। सबसे पहले तो पूछ रहा है आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, उस पर चर्चा कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे j को यहाँ पे लिख दिया, इस वाली इक्वेशन में एलिमिनेट किया तो j की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, mv लिख दिया। तो ये mvl बन गया आपके पास में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस l ने इसको मार दिया, इस m ने इसको मार दिया, तो v की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, v आ गया ओमेगा l/3। v आ गया आपके पास में ओमेगा l/3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, इसको v अलग अलग कर देते हैं, तो डिफरेंट कर देते हैं ना। इसका नाम v0 मान लेते हैं, इसको v0, इस ये वहाँ पे v0 हो गया, ये यहाँ पे v0 हो गया, ये यहाँ पे v0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये v0 हो गया, ठीक। और तो कोई नहीं, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया, ये v0 की वैल्यू आ गई ओमेगा l/3। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये v1 ओमेगा l/3 हो गया प्लस ओमेगा l/4 हो गया इज इक्वल टू 3v/5 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम j की वैल्यू पुट कर देते हैं, j की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं mv0। j की वैल्यू यहाँ से उठा के mv0 पुट कर दी, तो यहाँ पे बन गया 3/5 mv माइनस mv0 इज इक्वल टू माइनस mv1। m सारे साल हो गया आपके पास, और v0 की वैल्यू पहले से पता है ओमेगा l/3 की फॉर्म में, तो आप इसको ओमेगा l/3 लिख दिया। तो ये बन गया 3/5 v माइनस ओमेगा l/3 इज इक्वल टू माइनस v1। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए v1 को इधर रखा आपने और उसको उधर लेके चले गए, 3v/5 सेम का सेम, माइनस ये कितना बन जाएगा 12 एलसीएम आ गया 7 ना, 7 ओमेगा l डिवाइड बाई 12, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया आपके पास में। इनको ऐड करिए तो इसने इसको उड़ा दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना बन गया ये, दिस इज बिकम 6v/5 इज इक्वल टू, दोनों को इधर ऐड करेंगे तो 12 एलसीएम आ गया आपके पास में और 11 ओमेगा l, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके पास, ओमेगा की वैल्यू आ गई 72 v डिवाइड बाय 72v डिवाइड 55 है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन से मैच नहीं करा पर फोर्थ ऑप्शन से मैच कर गया। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, अब सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं, इम्पल्स भी निकाल सकते हैं, कोई रिजल्ट अगर आप निकालेंगे सबके सब निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे एट द एंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो करके दिखा दूँ क्या, आपने फोर्थ तो चेक कर ही लिया। इम्पल्स की वैल्यू इसने पूछ ली, भाई इम्पल्स की वैल्यू कितनी है। तो इम्पल्स की वैल्यू के लिए हम क्या करें, हमें ओमेगा पता है, तो यहाँ पे ये v0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा j इज इक्वल टू m, ओमेगा l/3 होता है आपके पास, तो j की वैल्यू कितनी की m, ओमेगा की वैल्यू 72 55l मल्टीप्लाई l और यहाँ पे 3, इसने इसको उड़ा दिया। तो j आ गया आपके पास में 24m/55। एक v यहाँ पे मिस, एक v0 था आपके पास में ना, एक यहाँ पे ये v था, ये v इसके साथ वाला ये v यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन ही मैच कर गया।
फिर अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखें तो बोला सेंटर ऑफ रोड विल ट्रेवल इतनी डिस्टेंस व्हेन इट मेक हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन मतलब पाई एंगल ट्रेवल करेगा, तो पाई डिवाइड बाय ओमेगा इतना टाइम लगेगा, और किस स्पीड से चल रहा है, इस स्पीड से चल रहा है, तो ओमेगा L/3 आप कर लेंगे, तो जवाब कितना आएगा पाई L डिवाइड बाय। तो ये सवाल बढ़िया था, थोड़ा लेंदी था आपके पास में, जिसमें 3 ऑप्शन सही हुए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों फिर अगर आप 13 प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है आपके पास में। यहाँ पे आप एक फोर्स F से खींच रहे हैं रस्सी को, और ये रस्सी ऐसे कुछ यहाँ पे जाके और यहाँ पे ऐसे एक रोड से ऐसे इसको हिंज किया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके सेटअप है, और यहाँ पे ऐसे M मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखिए यार, अगर आप इसको F से खींच रहे हैं तो कोई भी थीटा पे खींचे, हमें टेंशन से मतलब है, टेंशन इसमें F रहेगा, तो यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास में 2F बन जाएगा। तो इसने बोला गया कि मासलेस बोर्ड है आपके पास में मिडल पे, तो ये L/2 हो गया आपके पास में, तो mg का टोक आएगा mg L/2 इक्विलिब्रियम के लिए, और उसका आ जाएगा 2F मल्टीप्लाई L, इस L ने इसको मार दिया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई आपको, इज mg डिवाइड बाय 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg हियर, दिस इज 125 न्यूटन आ गया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 25 है, थीटा पे डिपेंड करेगा नहीं, तो F डिपेंड्स अपॉन थीटा, गलत बात नहीं करेगा, F इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सही बात है, इसकी वैल्यू हमेशा 25 न्यूटन आएगी, तो बोला सी 25 न्यूटन होगी, हाँ होगी, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया, पर डी ऑप्शन आपके पास में गलत है, बिकॉज 30 डिग्री पे 25 न्यूटन ही होगा। फिर अगर आप 14 प्रॉब्लम की बात करें तो 14 प्रॉब्लम में क्या बोला गया, स्ट्रिंग होल्डिंग ए सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एज शोन इन द फिगर। तो आपके पास में यहाँ पे लिक्विड है, इसके अंदर यहाँ पे सरफेस हो गई, यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक को रखा गया है ना आपके पास, तो क्या हो रहा है, इस पे FBD में ये बनेगा mg प्लस टेंशन इज इक्वल टू बाय फोर्स। अब इसने बोला कि हमने G इफेक्टिव को बदल के G प्लस A कर दिया, इसको ऊपर की तरफ ले गए A एक्सीलरेशन से, तो इनिशियल पैरामीटर और फाइनल पैरामीटर में क्या डिफरेंस आएगा, तो मैं बोलता हूँ मैं G इफेक्टिव की टर्म में निकाल लेता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे M को लिख दिया V, और इसकी डेंसिटी कुछ सिग्मा मान ली, इसकी कुछ रो मान ली, V सिग्मा G प्लस टेंशन इज इक्वल टू V रो G, तो टेंशन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, V कॉमन आ गया आपके पास में, G कॉमन आ गया, तो रो माइनस सिग्मा बन जाएगा। जितने टाइम जैसे G पहले G था, अब क्या बोल रहा है आपके पास में, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम, तो पहले आपके पास में ये टेंशन थी इनिशियली, टेंशन फाइनल अगर आप देखें तो कितना बन जाएगा, V G प्लस A और रो माइनस सिग्मा, ऐसा बन जाएगा। पहले ऑप्शन है बोला टेंशन इन स्ट्रिंग विल बिकम A/G टाइम्स, ये इनिशियल था, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस A/G तो क्या बन जाएगा, देखिए ये अगेन यही बन जाएगा G प्लस A, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो सही हो गया। सेकंड में क्या बोला, अब थ्रस्ट फोर्स कितना बन जाएगा, तो अब थ्रस्ट फोर्स पहले कितना था, पहले था V रो G, अब कितना हो जाएगा V रो G प्लस A, ऐसे ही बन गया आपके पास में, तो ये भी सेम टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन सही हो गए बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। फिर बच्चों अगर अपने चलें 15th प्रॉब्लम के अंदर, 15th प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो उसने क्या बोला गया, इफ द लेंथ ऑफ स्टील रोड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द कॉपर एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टील जो आपके पास में है माइनस लेंथ ऑफ कॉपर जो है वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर की बात हुई है। तो अल्फा अगर आप बात करें कॉपर का, तो अल्फा कॉपर का हो गया 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेंटीग्रेड इनवर्स, और अगर आप बात करेंगे स्टील का तो 1.1 मल्टीप्लाई 10⁵ डिग्री इनवर्स आ गया आपके पास में। तो इसने क्या बोला, अब देखते क्या क्या ऑप्शंस है, द लेंथ ऑफ स्टील रोड इतनी है और वो सब देख रहे हैं, तो देखते हैं, मान लीजिए एक्चुअली जो इसकी लेंथ थी वो मान लीजिए L0 है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी माइनस L, इसको L1 LS बोल दो, इसको LC बोल दो, और ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा C डेल्टा टी, ये कितना आना चाहिए 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन है आपके पास में, इक्वेशन अगर आप देखें तो आपको हर एक टेम्परेचर पे ऐसा है, तो मतलब अगर आप LS माइनस LC देखें तो वो भी कितना आना चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए तो आपको 2 जवाब मिलेंगे, एक तो ऑप्शन फर्स्ट एंड एक ऑप्शन थर्ड, क्लियर।
बच्चों अभी हम 16th प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो आपको क्या बोला गया, टू कार्स आर मूविंग अलोंग टू स्ट्रेट ट्रैक्स ऑन द ग्राउंड, द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, द एंगल बिटवीन टू ट्रैक्स इज 60 डिग्री। यहाँ पे दो ट्रैक बना लीजिए, एक ये है एक ये है, ठीक है, और इनके बीच जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो आपको बोला गया कि एक इधर से आ रहा है और एक ऐसे इधर से आ रहा है, और दोनों की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये भी इधर आ रहा है आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड से। और आपको बोला गया किसी गिवन इंस्टेंट पे ये 400 मीटर दूर था, यहाँ से 400 मीटर दूर था, और ये यहाँ से कुछ आपके पास में 300 मीटर दूर था। आपको बोला है प्रोजेक्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा और वो किस टाइम पे होगा, वो सब बातें वो जानना चाह रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कभी भी अगर दो चीजें मूव करते देखो, रिलेटिव मोशन देखा, तो मैं इसके ऊपर बैठ गया तो रिलेटिव देखूंगा तो ये वेलोसिटी इधर उल्टा होगी 20 मीटर पर सेकंड, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट आपके पास से बनेगा ये वाला 20 cos 60, ये 60 डिग्री था तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये इधर कितना बन जाएगा आपके पास, दिस इज 10√3, दिस इज 10√3, ये 10 ये 20, नेट सम कट के कितना बन जाएगा, ये इधर 10 बन जाएगा, ठीक। अगर ये इधर 10 बन जाएगा तो ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको, इधर ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे इस तरफ, क्योंकि ये 10√3 है, ये है, तो ये वाला एंगल किधर दिखाई देगा 60, तो ये पार्टिकल इस तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो ये आएगी, यहाँ पे कहीं पे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आपके पास में, ऐसा कुछ परपेंडिकुलर है। तो मैंने बोला ये 60 ये 60, तो ये कितना 300, तो ये डिस्टेंस कितना बचा 100, ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये 100 हो गया आपके पास में, ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी बनी, ये वाली डिस्टेंस डी है परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया, दिस इज 100 sin 60, 100 sin 60, तो कितना आ गया आपके पास में 100√3/2, दिस इज 50√3, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 86.5 मीटर, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गई, ठीक। अब उसे टाइम, कौन से टाइम में ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस आई होगी, तो पार्टिकल को यहाँ तक आना है आपके पास में, पार्टिकल को यहाँ तक आना है, तो कितना डिस्टेंस चलना है, मतलब रिलेटिव अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस चलना है, ये कितना हो गया 300, और एक ये डिस्टेंस चलना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 300, रिलेटिव डिस्टेंस है बच्चों, ये 300 प्लस 100 cos 60 तो बन गया 50, और डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी है 10, ये 10√3, तो कितना बन गया 100 प्लस 300, तो कितना बन गया 20, कितना है, दिस इज 350 डिवाइड बाय 20, तो ये आ गया 17.5 सेकंड, ठीक। तो आपके पास में दो आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं आपके पास में, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 अगर आप देखें थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, आपको बोला गया ऐसे कुछ प्रोसेस दिखा रखा है, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, ठीक है, और प्रेशर्स वगैरह सब लिखे हुए हैं आपको। गिवन है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर है 4 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ का जो प्रेशर होगा आपके पास में ये कितना हो गया 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। वॉल्यूम गिवन है, यहाँ का वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब, और यहाँ का वॉल्यूम आपके पास में आ जाएगा 4 मीटर क्यूब, ये पीवी कर्व है आपके पास, ठीक। आपको बोला गया इसका नाम, ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से 2 आइसोबारिक है, 2 to 3 पॉलीट्रॉपिक है, और 3 to 1 आइसोथर्मल है। और अगर ये 2 to 1 आपके पास में आइसोथर्मल है तभी मैंने 4 लिखा है, 4 गिवन नहीं था, तो मतलब पीवी और यहाँ पीवी बराबर होने चाहिए, तो ऐसा आ गया। अब आप बात करें इस वाले पॉइंट की, तो ये आपके पास में एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई एडियाबैटिक है, तो आप क्या लिखेंगे P2 V2 टू द पावर गामा, गामा की वजह सवाल में गिवन है 4/3 इज इक्वल टू P3 V3 रेज़ टू पावर 4/3, ठीक। प्रेशर देखते हैं, प्रेशर यहाँ पे आ गया 4 × 10⁵, और V2 दी पावर 4/3 इज इक्वल टू P3 बन गया 1 × 10⁵, और V3 की वैल्यू सवाल में गिवन है, दैट इज 4 × 4⁴/4/3, इसने इसको यहाँ पे उड़ा दिया, क्लियर। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये बन गया आपके पास में V2 की पावर 4/3 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखें तो कितना बन गया ये 4 की पावर 4, तो ये 16 × 16, ठीक है, और इसकी पावर 1/3 डिवाइड बाय कितना आ गया 4 आ गया, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 4⁴/4/3 पढ़ेंगे, 4⁴4/3 डिवाइड बाय 4। अब इसको हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 डिवाइड बाय 4⁴3/4, ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया 4⁴3/4, क्लियर। इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो क्या बन गया 4, और यहाँ पे आपके पास से बन गया
4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और इसकी पावर अंडर रूट, फिर इसकी पावर ऐसे कुछ हाफ कर दिया आपने, ऐसा ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास में। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये इसके रूट से बाहर आएगा तो 4 बनेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको करके। तो यहाँ बन गया 4 और ये एक्सप्रेशन बन गया 4, फिर उसकी पावर तो 2 बन गया, 2 मल्टीप्लाई और 2 की पावर फिर रूट 2, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास में। ये बन गया रूट 2। तो ये वाला जो वॉल्यूम आपके पास में आ गया, ये कितना गया, रूट 2। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, अब आप फटाफट प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया वर्क डन और डेल्टा यू और हीट लॉस, वो सब आप इजीली अब आप निकाल सकते हैं। सब डाटा हर एक पॉइंट का गिवन है, तो आप एक्सप्रेशन लगाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। बच्चों अभी हम लास्ट सवाल देख रहे हैं, 18th प्रॉब्लम। उसने क्या बोला, दैट इज सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज V/12 और सेकंड ओवरटोन मतलब दिस विल बिकम 3V/12 एंड दैट ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्या बोला था, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ए एंड दैट ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैव सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब ये आप L1 मान लीजिए, वेलोसिटी सेम होगी बिकॉज टेम्परेचर पे सेम है। ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास में, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप की थर्ड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन के। तो उसका जो सेकंड ओवरटोन होगा वो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा ना आपके पास, इट इज फिफ्थ 5V/2L2, ऐसा बन गया आपके पास में। तो ये V से भी साफ हो गया। तो आपका इसमें रेशियो हो गया L2/L1 इज इक्वल टू 5/3। तो आपके पास में सॉरी यहाँ पे आपके पास 4 आता है ना, दिस इज 4, सॉरी दिस इज 4, यहाँ पे 2 आ गया। तो कितना बच्चों ये L2/L1 इज इक्वल टू 5/6। तो रेशियो आ गया आपके पास 5:6। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करेंगे तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L1 और इसकी होती है V/4L2। तो यहाँ पे ये साफ हो गया आपके पास में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो L2 को लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए 1/20 और L1 हो जाएगा 1/12। तो कितना बन रहा है ये, तो ये 5:3 का रेशियो आ रहा है आपके पास में। तो 5:3, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 5:6 लिखा होगा, तो इस वजह से मैच नहीं कर रहा। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, तो इसके फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आएगी V/L1 और उसकी आएगी V/3 V/4L2, ऐसा बनेगा रेशियो। तो V से V साफ हो गया, L1 की बजाय 6 पुट कर दीजिए और यहाँ पे बन जाएगा L2 की टर्म में 5 पुट कर दीजिए। तो क्या रेशियो बन रहा है आपके पास में, थोड़ा देख लेते हैं। तो आ गया आपके पास में और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज बिकम 10:9, 10:9 का रेशियो है। तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर। तो इसी के साथ ये पेपर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।